आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा। यस। तो अभी 50 क्वेश्चन का जो सीरीज चले जा रहा है, ये साइंस का वॉल्यूम 2 हम करने जा रहे हैं। ये 601 नंबर 600 तक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। फिर से बताते हैं, जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटना जिम्मेदार है? आंतरिक परावर्तन, परिक्षेपण, या फिर आपका अपवर्तन या विवर्तन। तो इसमें 1 2 3, इसमें आंतरिक परावर्तन भी होता है, परिक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है। परावर्तन अंश और देखते हैं इसको। परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणों को 2 बार और अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग के बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप को पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। जो बाष्पित होता है, क्यों होता है? क्योंकि बाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न, दाब से नहीं मतलब होता है, बाष्प एक गैस होती है, बाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाष्प द्वारा जलन उसी ताप के पानी के द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि बाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा विद्यमान होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम जल 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम बाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा होती है। ठीक है। उसमें गुप्त लेटेंट हिस्ट्री रहता है, जिसके कारण होता है। गर्म करने से विस्तारण होता है। क्या होता है? सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल ठोस पदार्थ में होता है कि पदार्थ का भार बढ़ जाता है या फिर पदार्थ का घनत्व घट जाता है। तो घनत्व इसका घट जाता है। ठीक है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर जो होता है रो बराबर होता है, रो बराबर आपका होता है और क्या होता है? m/v होता है, m/v होता है। ठीक है। यही होता है। ठीक है। यानी कि अगर इसको यूनिट में देखेंगे तो किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अगर इसको बस देखा था ml-3। ठीक है। डायमेंशन। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है या तो उसका घनत्व जो है, इसका आयतन जो है, आयतन उसका वृद्धि होता है। आयतन बढ़ जाता है लेकिन उसका घनत्व घट जाता है। आयतन मतलब कि वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका आयतन घट जाता है, घनत्व घट जाता है। किसी यहाँ दिया हुआ है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान का समानुपाती होता है घनत्व, और उसका अनुपाती होता है। और वही अगर द्रव्यमान और आयतन की बात करें तो m = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो मास बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है? तो आपका ऊपर के क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। किसी पर ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर है। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान के ऊपर के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो किसके कारण होती है? तो आयन मंडल के कारण होते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। आयन मंडल में आयनीकृत मात्रा परतों की ऊंचाई और मोटाई एवं उनमें अवस्थित आयतों तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब बढ़ते रहते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से तथा अन्य अधिक ऊर्जा वाली किरणों और कणिकाओं से आयन मंडल की गैसें आयनित हो जाती है। किसी स्थान से
प्रसरित विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कुछ भाग आकाश की ओर चलता है। ऐसी तरंगें आयन मंडल से परिवर्तित होकर के पृथ्वी के विभिन्न स्तरों पर पहुंचती है। लघु तरंगों के और हजारों किलोमीटर तक आयन मंडल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य के कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.5 मीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है, 16.5। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच के विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड यानी कि सेकंड का 1/10वां हिस्सा के समय अंतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर के किसी वस्तु से टकरा करके कम से कम 1/10 सेकंड में स्रोत के पास वापस लौटे। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड है। 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी हो गया 330 पर 1/10 यानी कि 33 मीटर का होना चाहिए, 33 मीटर का। ठीक है, अतः प्रत्येक ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 33/2 16 मीटर का होना चाहिए। विकल्प सी इसका सही है। प्राध्वनिक जेट इंजन के क्या कारण होता है? तो इसका ओजोन लेयर में बाधा होता है। जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर के पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं वह जेट विमान कहलाते हैं। जो वो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दाब कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्रता गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन के दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं जो अत्यंत घातक है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन होती है? और जर्मेनियम होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ है जिनका प्रयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। फिर से बताते हैं कौन सी धातु अर्धचालक की ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम। ठीक है, याद रखिएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है ऐसे पदार्थ है जिनका प्रयोग अर्धचालक के रूप में करते हैं, यानी कि अर्धचालक रहता है, ना तो पूरी तरह से चालक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं, जिसकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों में चालकता मध्य होती है। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो सबसे उसमें क्रोमियम यूज होता है जंग रहित बनाने के लिए, इसमें जंग लगेगा ही नहीं। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे के साथ मिलाया जाता है जिससे एक मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टील जो आप लोग रेलिंग में देखते होंगे जो रंग जंग रहित होती है। क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है। यह एक चमकीला स्लेटी भूरे रंग का सख्त लेकिन आसानी से टूटे जाने वाला धातु है। इसे पॉलिश करने पर यह अत्यधिक चमकीला बन जाता है। मानव शरीर को बहुत ही हल्की मात्रा में क्रोमियम आहार में आवश्यक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह विष की तरह काम करता है। निम्नलिखित में से कौन जल में आसानी से घुलनशील है? तो कौन होता है? तो अमोनिया जो है, आयोडीन, नाइट्रोजन और कार्बन नहीं बल्कि अमोनिया NH3। जल एक ध्रुवीय यौगिक है। जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसों में जिनमें उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलता पूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे कि अमोनिया। जैसे बताएं, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाला रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। यह जल में अति विलेय है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ये बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड तथा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बर्फ बनाने के कारखाने में शीतली कारक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में बड़ी होती है। क्या बड़ी होती है? तो आपका कम दाब का आर्गन गैस, कम दाब
पर पारे की वाष्प, कम दाब पर यानी दाब पर दाब होना चाहिए तो पारे की वाष्प होती है। ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प और एक अक्रिय गैस मुख्यतः आर्गन गैस भरी रहती है। साथ ही ट्यूबलाइट में प्रयुक्त कांच की आंतरिक सतह फास्फोरस पाउडर से लेपित रहती है। ट्यूबलाइट के अंदर दबाव वायुमंडलीय दबाव का लगभग 0.3% होता है, मतलब बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? लवण सागर में कौन सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, NaCl। सागर में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% है, मतलब लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है। समुद्री जल के बाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। सोडियम और क्लोरीन के यौगिकों के निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड सबसे बड़ा स्रोत है। मार्गों पर पड़े बर्फों को पिघलाकर हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो कौन सा है उत्तरदायी आपका? तो कार्बन, आपका हाइड्रोजन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इनमें से कौन है जो कि मानव जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा है? तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या कैल्शियम और फास्फोरस। डी इसका आंसर जवाब होना चाहिए। लेट मी चेक विच वन इज करेक्ट। ये सी इसका जवाब है। सी इन द सेंस की, फिर से बता देते हैं, सी इन द सेंस की कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत है CHN, CHN याद रखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें जरूरत है। जीव विज्ञान की जिन 6 पदार्थों की जरूरत मानते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। उसके बाद आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, फास्फोरस और सल्फर है। ये 6 मेन तत्व है। फिर से बताते हैं 6 आपको पदार्थों की जरूरत है। कार्बन, हाइड्रोजन, आपका नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आपका फास्फोरस और फिर आपका सल्फर। ये 6 तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उपयोग होता है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है रसायन को फल पकाने के लिए। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है CaCO2, CaC2। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए, यह एसिटिक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने के लिए प्रक्रिया में कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जो फलों की पकाने में सहायक होता है। फिर से बताते हैं कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें का फॉर्मूला आता है CaC2। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जो फलों की पकाने में सहायक होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान होने का अनुभव होता है। ये किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी नहीं, पेशियों तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट नहीं, ग्लूकोज का अपक्षय में लैक्टिक एसिड जो होता है का संचय होने के कारण लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय होने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। सिरका का रासायनिक फॉर्मूला नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, टार्टिक अम्ल है। टार्टिक अम्ल यूज होता है आपका
इमली में या फिर अथी में, देखते पढ़ेंगे आगे। इसका एसिटिक होता है। सिरका का होता है एसिटिक, ओके, एसिटिक इसका नाम है। सिरका का निर्माण फलों को सरका युक्त रस के किण्वन के फलस्वरूप होता है। ये सिरका एसिटिक अम्ल को तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। सिरके का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। सिरके का पीएच मान जो होता है 2.4 से 3.4 होता है। ये आपका अम्लीय होता है, अम्लीय यानी एसिडिक। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है आपका? तो CF का इसका सही जवाब है मीथेन, इसका सही जवाब है। ठीक है, प्राकृतिक कौन प्राकृतिक का मुख्य घटक है? इसका मीथेन है। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा लगभग 80% तक होती है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 है। यह अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करके मीथेन गैस बनाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस बनाई जाती है। घरेलू CNG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं, इसका प्रयोग निरापद नहीं होता है। ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि LPG सिलेंडर में गैसों की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन या अन्य गैसों के सिलेंडर में गैसीय अवस्था में विद्यमान रहती है, जबकि घरेलू जो LPG सिलेंडर में गैस जो है तरल अवस्था में होता है, लिक्विड में रहता है। इस कारण से दाब मापक यंत्रों को लगाने पर LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं किसमें? तो जंबिक दांत में या फिर चुंबकीय दांत में, तालु दांत में या श्वसनीय दांत में। तो जंबिका दंत में होता है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं किसमें? जो रूपांतरित होते हैं जंबिका दंत के। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े वह पीछे की ओर बड़े मुड़े विषदंत तालु से मुख्य ग्रासन गुहिका से में उभरे रहते हैं। ये मैक्सिलरी दंत या जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विषय ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। सांप के जहरीले विषदंत जंबिका दंत के ही रूपांतरित रूप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से प्राप्त नहीं होता है लाख, शहद, रेशम या मोती। तो मोती प्राप्त नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें प्राप्त होती है। लाख भी होता है, शहद भी होता है, रेशम से। तो रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीड़ा शहदूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लेस्का एवं लेसिफर नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरकंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती हमें कीटों से प्राप्त नहीं होता है। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव टेढ़ा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। मोलस्का संघ जो होता है के जीव पिंक टेढ़ा एवं या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह क्या है? वह आपका क्या है? आपका C ऑप्शन से C अल्फांसो होता है। वह अल्फांसो होता है। ठीक है, अल्फांसो। स्पॉन्जी टिश्यू ऐसा विकार है जो फलों में मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। आम कच्चे और अम्लीय रह जाते हैं। ठीक है, फिर बताते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू का एक ऐसी बीमारी जिसके कारण आम किस प्रजाति के निर्यात को प्रभावित हो रहा है? तो लंगड़ा, नीलम या अल्फांसो। तो अल्फांसो उसका सही जवाब होगा, अल्फांसो। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं?
तो इसको कहते हैं जलोविद, मध्यपाद या अधिपाद या मरुविद। शुष्क जलवायु के वाली बात है जो अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, मरुविद कहते हैं। ठीक है, मरुविद। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुविद कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं। जल के वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम्स, ब्रायोफिनम इत्यादि पौधे आते हैं। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? कैरिया जैंथीन होता है। पपीता का वास्तविक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हैजा जो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, इसमें उपस्थित पपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथीन वर्णक के कारक का रंग पीला होता है। ठीक है, पपीते का पीले रंग का क्या होता है? तो कैरिया जैंथीन के कारण होता है। लाइकोपिन, कैरोटीन, पपेन नहीं। पपेन के कारण इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो पपेन के कारण नहीं बल्कि कैरिका जैंथीन के कारण होता है। पपीता का वास्तविक नाम होता है कैरिका। ओके, इसका नाम ही होता है कैरिका। कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पपेन जो है एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है पपेन। और पपीते में उपस्थित होता है कैरिका जैंथीन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। इसमें कौन सा पौधा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नहीं हो, कौन सा है? धान नहीं है। सेम है, मटर है, चना है, धान नहीं है। ठीक है, दलहनी फसलों में जैसे चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथियां में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील, हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। धान एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। विश्व में मक्का के बाद धान की सबसे अधिक उत्पन्न होने वाली अनाज है। यह एक खरीफ फसल है। निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो सीमेंटन, डेंटिंग, अस्थि, दंतवल्क, आपका दंतवल्क या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दंतवल्क। सबसे कठोर होता है दंतवल्क। ठीक है, कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंतवल्क। ओके, दंतवल्क हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क है, जो दांतों के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफेद या चमकीला होता है। मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन है? तो एंजाइम होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है? तो एंजाइम होता है। डीएनए नहीं होता है, बल्कि डीएनए बैक्टीरिया प्रोटीन भी नहीं होता। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पुच्छ जो होता है आपका बृहदांत से होता है, बृहदांत। एक बार आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा एनसीईआरटी का बायोलॉजी का क्वेश्चन, और या फिर अरिहंत का आपका जो है उसका करिए कंप्लीट कीजिए। मानव शरीर में स्थित पुंज जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, यह एक अवशेषी अंग है। यह छोटी और बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है, जो बड़ी आंत बृहदांत से सीमक द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी होता है, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता है। परंतु मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के सर्ववाही होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यहाँ अंग वर्तमान समय में सिर्फ एक अवशेष रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं, गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। ठीक है, आज भी विकसित अवस्था में। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत में होता है। थायमिन
थायमिन क्या है? तो थायमिन B1 को, विटामिन B1 को कहते हैं, थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिस फंक ने चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियमसन ने 1934 में पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 और B6 का रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन पैरिडॉक्सिन है, पैरिडॉक्सिन। आपका B2 का नाम जो है क्रमशः आपका राइबोफ्लेविन और B6 का रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन है। सोनार निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके डॉक्टर अंतरिक्ष यात्रियों नहीं बल्कि सोनार का उपयोग होता है। देखिए ऑप्शंस में बताते हैं। नौ चालकों को द्वारा होता है, इंजीनियरिंग के द्वारा नहीं। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड इंजन का प्रयोग नौचालकों को द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु के टकरा करके प्रतिध्वनि के रूप में लौट जाती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो उसका है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। ये एक गायरिथमिक स्केल है, गायरिथमिक स्केल जिसमें 1 से 9 का बराबर बांटा हुआ पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने पीछे के वाली संख्या से 10 गुने परिणाम को बताती है। चंद्रमा का मानव का वजन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर 1/6 होता है। ठीक है, द्रव्यमान वजन, क्योंकि जी का मान 1/6 है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। बिल्कुल दोनों आपका पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन उसमें आपका ये गलत है, पहला गलत है। तो कथन जो है आपका सही है, लेकिन आपका जो है कारण गलत दिया गया है। फिर चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। फिर चंद्रमा के पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के पृथ्वी के मान का 1/6 भाग है। इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी का भार चंद्रमा का पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। तो ये कथन जो है सही है, परंतु कारण आपका सही नहीं बताया गया, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि एक चक्कर लगाते रहता है, 1/6 भाग होता है। चलिए आज इसी को रखते हैं, इस टॉपिक को, और 30 क्वेश्चन करते हैं। 50 करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम का स्कैसिटी, खाना वाना खा लेते हैं, फिर करते हैं।